हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत में हुए रेलवे के विकास के बारे में। दरअसल बीते 16 अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन यात्रा की 172वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इसी खास मौके पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में रेलवे के विकास की बड़ी वजहें क्या कुछ रही थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा आखिर किस कारण से भारत में रेलवे के विकास को प्रोत्साहित किया गया और इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं ये क्या कुछ कहते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामने मैंने पैनल पर इसी महत्वपूर्ण न्यूज़ को मेंशन किया हुआ है। रेलवेज मिनिस्टर कॉमेमोरेट्स 172nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन जर्नी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हम भारत में रेलवे के विकास के बारे में बात करते हैं तो सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी मच इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न इंडिया में जब आप ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे में भारत में रेलवे के विकास के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना होता है। इस लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जीएस के स्तर पर और ऑप्शनल हिस्ट्री के स्तर पर भी मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर के सवाल बनते रहे हैं। इस लिहाज से हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आयाम हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ही एक सवाल पूछा गया था IAS के मेंस में, जीएस के लेवल पर इनफैक्ट ये सवाल पूछा गया था कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव पड़े हैं उसको उजागर कीजिए। हालांकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सवाल पूछा गया था। इसमें केवल और केवल भारत के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी रेलवे के द्वारा जो गतिविधियां अपनाई गई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए आंसर करना था। इस टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से तो जानेंगे समझेंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस के कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं, लाइकवाइज जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4, एसे, सीसेट, साथ ही आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसके अप्रोच को समझना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 24 अप्रैल से सुबह में 8 बजे से इसकी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप 31,999 रुपये में इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में जो भी अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वापस हम लोग टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। हालांकि इससे पहले भी एक बार भारत में ट्रेन चलाने के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन वो कॉमर्शियल लेवल पर ये ट्रेन चलाई गई थी 1837 ईस्वी में। भारत के दक्षिणी हिस्से में रेड हिल से लेकर के मद्रास में चिंताद्रपेट नामक स्थान तक ये ट्रेन चलाई गई थी। कब? 1837 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि बम्बई से ठाणे तक पहली बार जो रेल यात्रा हुई थी वह 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। ये जो 1853 का समय था ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट ईयर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारण इसका ये है कि इस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के तौर पर शासन कर रहा था और इसी के माध्यम से भारत में रेलवे के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इनफैक्ट ब्रिटेन से एक बहुत बड़े पैमाने पर निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा था कि आप यहाँ पर आइए और भारत में रेलवे के विकास में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, यानी कि आप इन्वेस्ट कीजिए और हम आपके इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे लगभग 5% तक का। इसके जरिए आप लाभ कमा सकते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ उस समय देखी गई। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम इस पार्टिकुलर ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो इस ट्रेन को सिंध, सुल्तान और साहेब नामक 3 इंजनों द्वारा खींचा गया था। शुरुआत की बात यदि हम करें तो ये ट्रेनें भाप इंजन से चलाई जाती थी।
जब हम भारत में रेलवे के विकास के कंटेक्स्ट में कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इसमें दो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी मिलती है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे। इनके माध्यम से ही भारत में रेलवे के विकास को और विस्तारित तरीके से अपनाया जा रहा था। यहीं से भारत की रेल की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि शुरुआत के समय में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा जब रेलवे का विकास किया गया तो क्या भारत के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया या फिर समर्थन किया गया? आपको क्या लगता है, विरोध किया गया होगा या फिर समर्थन किया गया होगा? निश्चित तौर पर विरोध किया गया। इसके पीछे की वजहें थी, इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करें। देखिए, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिवेश था। ठीक है जी। ब्रिटेन का भारत में शासन था। ब्रिटेन में 1853 के समय में बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और जब औद्योगिक क्रांति का समय था तो निश्चित तौर पर कच्चे माल, साथ ही पूंजी, साथ ही बाजार, किसके लिए? निर्मित वस्तुओं के लिए। इन तीनों की जरूरत थी। गेटिंग माय पॉइंट? इन तीनों की आपूर्ति भारत के माध्यम से आसानी से की जा सकती थी। भारत के माध्यम से कच्चा माल ले जाया जा रहा था और आसानी से ले जाया जा सकता था। भारत में निर्मित वस्तुएं लाई जा रही थी और आसानी से लाई जा सकती थी। भारत के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन हो रहा था और ज़्यादा तरीके से और बेहतर तरीके से हो सकता था। इसके मद्देनज़र 1853 के समय में रेलवे के विकास को प्रोत्साहित किया गया। गेटिंग माय पॉइंट? और इसी के कंटेक्स्ट में भारत के जो राजनेता थे, भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे, उनके द्वारा इस मामले में विरोध दर्ज किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि ये जो रेलवे का विकास है ये दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जाने माने गरम दल के महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा ये काम है कि हम दूसरे की पत्नी के लिए सारा खर्च वहन कर रहे हैं और हम नदारद हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही हम ब्रिटेन को तो माला माल कर रहे हैं, ब्रिटेन को तो और बेहतर तरीके से लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इसके अलावा यहाँ तक कहा गया कि रेलवे का जो विरोध है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संसाधनों को बहुत बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है। सहचर नाम के अखबार ने तो यहाँ तक कहा कि लोहे की छड़ों का विस्तार लोहे की जंजीरों का विस्तार है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे की पटरियां बिछाएंगे भारत के दूर दराज के इलाकों में, और इसके माध्यम से आप दूर दराज के इलाकों से कच्चे माल बहुत ही सस्ती दर पर आसानी से, जल्दी से, बहुत बड़ी मात्रा में ला सकेंगे, और आप जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत के दूर दराज के इलाकों में भेजेंगे, जिसके कारण भारत के किसान, भारत के मजदूर और भारत के घरेलू उद्योगों को अंततः नुकसान ही होगा। तो इसके माध्यम से आप भारत को गुलामी की जंजीरों में और अधिक जकड़ना ही चाहते हैं। तो इससे लाभ किसको होने वाला है? ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को, और हानि किसको होगी? भारत को, भारतीयों को। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी के कंटेक्स्ट में जो रेलवे की शुरुआत का मकसद है वो यहाँ पर हमें दिखता है। मैंने आपको बता भी दिया कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे शुरू करने का निर्णय लिया। इसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपयोगी माना गया। रेलवे को ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का साधन समझा गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि रेलवे के माध्यम से न ही केवल वस्तुओं
के आयात और निर्यात को आसान किया गया, बल्कि इसके माध्यम से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना और आसान हो गया। और इसके माध्यम से भारत के ऊपर औपनिवेशिक शिकंजा और अधिक कसता ही चला गया। इसके अगेंस्ट में भारतीयों में जो आक्रोश की भावना है वो और अधिक बढ़ने लगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही रेलवे निर्माण की लागत भारतीयों की वसूली से की गई, लेकिन जो मुनाफा है वो किसे मिला? वो ब्रिटिश कंपनियों को मिला। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ब्रिटिश निवेशकों को 5% का गारंटीड ब्याज मिलता था। रेलवे के लिए भूमि मुफ्त में दी जाती थी 99 साल की लीज पर। समझिए, मुफ्त में जमीन दे दी गई कि आप आसानी से पटरी बिछाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेलवे के पीछे जो ब्रिटिश हित है वो क्या कुछ करता है। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि रेलवे ने भारतीय बाजारों को एक दूसरे से नहीं जोड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा नहीं था कि भारत के एक बाजार को दूसरे बाजार से जोड़ दिया गया, एक छोर के मार्केट को दूसरे छोर के मार्केट से जोड़ दिया गया। जी नहीं, दरअसल इनका मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना। माल भाड़ा अधिक रखा गया और आम जनता को नुकसान हुआ। साथ ही उच्च तकनीक भारत में नहीं लाई गई, केवल और केवल श्रम आधारित तकनीक को ही महत्व दिया गया। तो ये सारी जो स्थितियां थी ये ब्रिटिश इंटरेस्ट को इंडिकेट करती हैं। साथ ही भारतीयों के लिए इसके माध्यम से अप्रत्याशित लाभ भी हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे? देखो, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेलवे ने ऐसा किया वैसा किया, ब्रिटेन ने अपने हितों की पूर्ति करनी शुरू कर दी, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ना तय हुआ, क्योंकि रेलवे के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से भारत की जनता एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगी। राष्ट्रीय नेता एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। इनके विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और तेजी से जाने लगे अखबारों के माध्यम से, और अलग अलग विचारों का जो आदान प्रदान है वो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। और इसके जरिए जो भारत में राष्ट्रीय जागरण है वो और अधिक बड़े पैमाने पर मजबूत होने लगा। इसके अलावा ब्रिटिशों के नस्ल भेद को लोग करीब से समझने लगे। इन सब से राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होने लगी और भारत के एकीकरण में योगदान दिया गया। तो ये सारी वस्तु स्थितियां यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में रेलवे ने प्रत्यक्ष तौर पर भी और अप्रत्यक्ष तौर पर भी बहुत बड़ा योगदान दिया। रेलवे ने किसानों और कारीगरों को नुकसान पहुंचाया, मैंने आपको पहले भी बताया। इससे इनके भीतर आक्रोश पैदा हुआ। क्रांतिकारियों के लिए रेलवे आसान साधन बन गया। काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में आपको पता है, वर्ष 1925 में क्रांतिकारियों के द्वारा किस तरीके से ट्रेन से हथियारों को लूटा गया और उसका इस्तेमाल क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में रेलवे ने परोक्ष रूप से मदद की। ये सारी बातें यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष को देखें तो रेलवे का निर्माण ब्रिटिश पूंजीपतियों के फायदे के लिए हुआ, परंतु इससे भारत में राष्ट्रवाद की चिंगारी भी भड़की और साथ ही ये आर्थिक शोषण का माध्यम तो था ही, पर सामाजिक जागरूकता भी इसके माध्यम से हमें देखने को मिलती है। ये ब्रिटिशों की योजना थी, लेकिन लाभ भारत को भी हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से भारत में रेलवे के विकास के माध्यम से किस तरीके से राष्ट्रीय जागरण को महत्व मिला, ये सब हम लोगों ने देखा। और क्यों ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा रेलवे का विकास किया जा रहा था, ये भी हमने समझने की कोशिश की। लेकिन आज यदि हम भारतीय रेलवे की बात करें तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। आज भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता है। साथ ही इसका संचालन रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये रही आज तक के भारतीय रेलवे के विकास की एक संक्षिप्त कहानी। इसके माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आधुनिक भारत में किस तरीके से राष्ट्रीय जागरण के परिप्रेक्ष्य में रेलवे के विकास ने इनडायरेक्टली बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने इसका इस्तेमाल भारत के आर्थिक शोषण के लिए बड़े पैमाने पर करने की भी कोशिश की। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय रेलवे की स्थिति है, इसके बारे में भी हम
हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में यदि हम भारतीय रेलवे की विकास की उन्नति की बात करें तो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है, सबसे लंबी दूरी की कौन सी ट्रेन चलती है, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राइट नाउ कौन है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इन सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।